Hey guys, happy Raksha Bandhan to all. So the topic which we are discussing today is of class 9 economics, second chapter, that is people as resources. So people as resources का मतलब ये है कि लोग किस तरीके से रिसोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स कोई भी वो चीज होता है जो कि किसी दूसरी चीज को बनाने में हेल्प करता है, कोई भी दूसरी चीज को बनने में मदद करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। तो लोग भी, जो पीपल हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरह से काम करते हैं, क्योंकि लोगों के बिना कोई भी दूसरा काम पूरा नहीं हो सकता। सोचिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, अगर वहां पे लोग ही ना हो तो सिर्फ मशीन भी हो तो मशीन भी अपने आप अकेले तो काम नहीं कर सकती, दे रिक्वायर पीपल। तो लोग भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर दो चीजों की, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको पैसे मिलते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। मैं, आप, आपके पेरेंट्स, हम सभी जब भी काम पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, और वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसके आपको पैसे मिलते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड का मतलब ये होता है कि जब भी आपको किसी काम को करने के पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई बहन को ट्यूशन पढ़ा दी, उनके बदले में आप अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते। आपने जो है वो अपने घर का काम कर दिया, उसके बदले में आप पैसे नहीं ले सकते। मान लीजिए कि मंदिर में कोई काम हो रहा था, उसके लिए अपने दक्षिणा के तौर पे कुछ पैसे दे दिए, या किसी अनाथ आश्रम में कुछ जाकर के काम करवा दिया, तो ये सब के आप पैसे नहीं लेते हो। तो ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हो, इसीलिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, इसके पैसे नहीं मिलते। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है तीन ग्रुप्स में, या फिर हम कहें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि कोई भी काम करना जो जिससे हमें पैसे मिलते हैं वो भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, एक होती है टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वो सभी काम जिसके अंदर हम नेचुरली किसी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं या बनाते हैं, वो सभी काम, वो सभी प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब कि आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, जो भी खेती वाला काम है, वो सभी प्राइमरी सेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरली प्रोडक्ट्स उगते हैं, ठीक है, नेचुरली प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं, उसको फैक्ट्री में नहीं उगाया जा सकता। बीहाइव का काम कर रखा है किसी ने, मतलब मधुमक्खी पालन कर रखा है, उसे शहद बेचता है। किसी ने अपना डेयरी फार्म खोल रखा है, वहां पे उसने गाय भैंसों से दूध निकाल करके बेचता है। किसी ने अपनी जो है वो मान लीजिए कि एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा है जिसके अंदर वो मुर्गियों के अंडे बेचता है। ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और दूसरा बंदा बस उनको लेकर के बेच रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बेच रहा है बिना कुछ प्रोसेस किए। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड क्या होती हैं? जिसके अंदर जो पर्सन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से रॉ मटेरियल लेता है और फिर उसको बना करके कुछ भी चेंज करके अपनी फैक्ट्री में बेचता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने आलू खरीदे खेत से, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है, उसको लेकर के अपनी फैक्ट्री में लेके आया और उससे पोटैटो चिप्स बना लिए। तो जो पोटैटो चिप्स है वो अपने फैक्ट्री में उसने प्रोसेस करके बनाए, ठीक है, उसको पैकेट्स में डाल करके बेचना शुरू कर दिया। ये एक सेकेंडरी एक्टिविटीज है। गुड़ बनाने के लिए, या फिर हम कहें शुगर केन लेके आया खेत से, उसको ला करके उसने फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस किया, उससे चीनी बना दी, चीनी को पैकेट में डाल के बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी का जो मतलब जैसे गाय भैंस किसी तबेले से मैं दूध खरीदता हूँ, उसको पेस्चराइज करता हूँ, उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ, उसको पैकेट में डालता हूँ और फिर उसको बेच देता हूँ मार्केट में किसी भी नाम से। तो ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, और एक होती है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, फिर सर्विस एक्टिविटीज भी बोलते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज कोई एक्चुअल में कोई एक्टिविटीज, कोई काम या कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक्चुअल में सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज जो कि हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। मतलब कि अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, फोन कॉल्स, ठीक है। ये सभी फैसिलिटीज जो हैं, ये सभी जो सर्विसेज हैं, ये सभी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, और ये सभी सर्विसेज हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अच्छा बिजनेस करने में, और यही इनका बिजनेस है। तो अब बात करते हैं कि जो ये दो चीजें और है आगे फर्दर, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वैसे ही आगे दो चीजें और है, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज कोई भी वो एक्टिविटीज होती है, मतलब नॉर्मली जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वैसी होती है, कि जिसके अंदर कोई भी काम को करने पे आपको पैसे मिल जाए,
ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपको पैसे मिल जाए, वो मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है? जो कि जनरली सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। मैं अपनी छत पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मैं उसको कहीं पे बेचता नहीं हूँ, कहीं पे कोई मार्केट नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, तो ये मेरी नॉन मार्केट एक्टिविटी है जिसको मैं अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता हूँ। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल से मतलब होता है जब भी कोई ह्यूमन, किसी इंसान को हम स्किल सेट देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको डेवलपमेंट करवाते हैं, उसकी मतलब उसको ऐसी चीजें सिखा देते हैं जिससे कि वो लाइफ में अपनी कुछ कमा करके खा सकता है, मतलब कि ऐसी स्किल्स उसको दे देते हैं, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी एक नॉर्मल ह्यूमन को, एक इंसान को जब हम पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कुछ स्किल्स देते हैं, उसकी कुछ डेवलपमेंट कराते हैं, उसको कुछ ट्रेनिंग देते हैं और कुछ सिखा देते हैं, उसे कुछ ऐसा सिखा देते हैं जिससे फिर वो लाइफ में करेगा और उससे पैसे कमाएगा, तो फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ह्यूमन कैपिटल मतलब कि फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब ये होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, जब उसको हम स्किल्स देते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, तब वो बनता है ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आजकल बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स करा रही है, लोगों को ऐसे सिखा रही है, तो वो सभी चीज़ें सीख करके जब कोई पर्सन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अब अपने इस स्किल को यूज करके, इस टैलेंट को यूज करके पैसा कमा सके, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब किसी को ये स्किल्स डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? से मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई किसी भी चीज की क्वालिटी कैसे है, तो हम ये देखते हैं ना कि ये कैसा है। ठीक है, तो क्वालिटी डिपेंड करेगी किसी चीज पे कि भाई वो बंदा कैसा है, वो काम कैसा कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस बात पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट क्या होता है? मतलब कि किसी भी कंट्री में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कंट्री के अंदर, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग पढ़े लिखे होंगे कंट्री की, उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन तो समझते हैं ना, जनसंख्या। और इसके अलावा हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? जब भी कोई पर्सन पैदा होता है किसी कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री की सिचुएशन को देखकर, उस कंट्री का बैकग्राउंड देखकर, उस कंट्री की जो ओवरऑल कंडीशन है उसको देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई पर्सन कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, यहाँ पे कोई पर्सन कितने टाइम तक अलाइव रह सकता है, जी सकता है, तो उसे बोलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होगी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहां की पॉपुलेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा स्किल फॉर्मेशन, मतलब वहाँ के लोगों को कैसी स्किल फॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ के लोगों को कैसी ट्रेनिंग, कैसी डेवलपमेंट, एजुकेशन कैसी दी जाती है, इस सब पे डिपेंड करता है। अब ये जो मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है या फिर जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसके अंदर एजुकेशन का बहुत मेजर रोल है। ठीक है, तो एजुकेशन का जो मेजर रोल है वो इसी बात पे है कि आप समझिए कि एजुकेशन अगर किसी पर्सन को जो है वो अच्छी तरीके से दी जाए, अच्छी तरीके से उसको जो है वो मिल जाए, तो उससे क्या होता है, उसको किसी को भी अच्छी तरीके से अगर एजुकेशन दी जाए तो वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एजुकेशन एक सीड की तरह काम करता है जो कि एक बड़ा सैपलिंग, एक बड़ा ट्री एक दिन बन जाएगा। इसके अलावा हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल कैसा होगा, उसके अंदर हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर्सन की हेल्थ ही खराब रहती है तो वो काम के लिए काबिल कैसे हो पाएगा, वो कल को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन पाएगा। भाई आप सोचिए, एक पर्सन, उसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, उसे ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जो नहीं आती, लेकिन उसकी हेल्थ हमेशा खराब ही रहती है, वो कभी कोई काम कर ही नहीं पाता, तो वो बेकार है ना। तो इसीलिए हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बेटर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि, तीन चीजें बता रहा हूँ, जो कि विलिंग टू वर्क हो, विलिंग टू वर्क मतलब काम करना चाहता हो, एबल टू वर्क हो, काम कर सकता हो, और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर कर सकता हो, और उसे काम मिल जाए तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा जो काम करना चाहता है, काम कर सकता है, और जो रेट अवेलेबल है मार्केट में उस पर काम कर रहा है, तो उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और यही तीनों चीजें अगर हैं और फिर भी कोई बंदे को काम नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो एबल टू वर्क है, मतलब वो काम कर सकता है, विलिंग टू वर्क है, काम करना भी चाहता है,
और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर करने को तैयार है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 15 ईयर्स टू लेकर के 59 ईयर की एज के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे छोटे की नहीं, उससे बड़े की नहीं, क्योंकि इंडिया में इतने ही एज के लोगों को काम करने की अलाउंस है, या फिर चलो बाद में तो फिर भी लोग कर लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन काउंट की जाती है वो 15 से लेकर के 59 तक की जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको साल में कुछ महीने काम मिलता है और बाकी महीने काम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो गेहूं की खेती कर रहा है, ठीक है। गेहूं की खेती करता है और फिर उसके बाद में फिर वो दोबारा से कुछ और बो देता है, जैसे मान लीजिए कि फिर से दोबारा से कोई गर्मी की सब्जियों का बो देता है और फिर वो तब कमा लेता है। तो वो साल में 2-3 महीने तब काम करता है, 2-3 महीने तब काम करता है, बाकी टाइम उसका खेत में वो कोई चीज उग नहीं पाती सीजन के हिसाब से, तो इसीलिए वो वेला रहता है, उसको कोई काम नहीं होता। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई छतरी बेचने वाला व्यक्ति है, वो सिर्फ छतरी बेचता है साल भर, तो उसका जो मेन काम है वो तो बारिश के दिनों में ही रहेगा 2 महीने तक, ठीक है। ये अगस्त सितंबर के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीने रहेगा, बाकी टाइम वो खाली रहता है, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसके अंदर पर्सन को लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक खेत है, उस खेत के अंदर पहले 2 लोग काम करते थे, अब वो लोग, उन लोगों के दोनों की शादी हो गई, उनके भी आगे 2-2 बच्चे हो गए, 2-2 लड़के हो गए, और अब टोटल ये 6 लोग हो गए खेत में काम करने वाले आज, ठीक है। लेकिन खेत में काम तो उतना ही है जितना 2 लोगों से हो रहा था। तो अभी ये जो 4 लोगों ने जो एक्स्ट्रा काम पकड़ा है, ठीक है, इनको तो काम की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे छिपी हुई है, डिस्गाइज्ड है, कि पता नहीं चल रहा है, सबको लग रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काम वहाँ पे 2 ही लोगों का है, 4 लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। और एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मेरे को लगता है कि भाई मेरे को जो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होनी चाहिए मेरी, ठीक है, पर मुझे जो है वो मिल रही है, मान लो मैं जहाँ पे नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ मुझे मिल रही है 30,000, 40,000, 50,000 की, मुझे लगता है नहीं, मुझे तो 1 लाख ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरे को जब तक 1 लाख नहीं मिल रही मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है अपने आप से, अपनी मर्जी से चाह करके कोई काम करना, ठीक है, तो उसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं देश पर। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है इसका, वो तो ये पड़ता है कि वेस्टेज होती है मैन पावर की, ठीक है। वेस्टेज होती है कैसे? मैन पावर की। अब आप सोचिए कि कोई बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है जिसको सब कुछ अच्छा आता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो काम करने को तैयार है, सब कुछ है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसका जो टैलेंट है, जो उसका रिसोर्स है, वो तो वेस्ट में जा रहा है ना, किसी काम नहीं आ रहा। तो ये वेस्ट होता है टैलेंट और रिसोर्सेज की। इसके अलावा जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। किस तरीके से? अब आप सोचिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं देश में, खाना तो वो खाते होंगे ना, वो खाना कैसे खाते हैं? वो खाते हैं मतलब राशन का, ठीक है, जो राशन सरकार देती है, ठीक है, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से खाना लेता है, वो राशन से खाना लेता है। तो अल्टीमेटली राशन में जो खाना आता है वो 40 रुपए वाली गेहूं 2 रुपए किलो में दे देते हैं, तो बाकी का 38 रुपए कहाँ से आता है? तो सरकार टैक्स देती है, जो सरकार को हम टैक्स देते हैं उसी से वो आता है। तो अगर सोचिए, अगर ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे देश में, ज्यादा लोग वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला फ्री खाना लेने लगेंगे, राशन वाला, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा ना कि जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, सरकार उनसे ज्यादा टैक्स लेने शुरू कर देगी, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है जो एम्प्लॉयड है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्री की ओवरऑल इमेज खराब होती है अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा नहीं है, मतलब वहां के लोग बेरोजगार हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो वहां उस कंट्री की ओवरऑल जो इमेज है ग्लोबली वर्ल्ड के आगे वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो आई होप गाइस ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा टाइम देने के लिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल।